इक्वल गुनहगार लैंडलॉर्ड भी है, इक्वल गुनहगार मायरा मैनेजमेंट भी है। हमने सीधा ये लगाया कि ये आदमी हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। फ्लैट कैंसिलेशन वाला खत्म कराया, उसके बाद के अंदर प्रोजेक्ट को स्टार्टअप किस तरीके से करना है और इनकी कंस्ट्रक्शन उस लेवल पे लेकर ये जिस लेवल पे हमारी पेमेंट गई। हिंदी में ही बिल लिखवा दी थी उसने, वो आज नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो जब चलेगा वो अलग ही चलता, उसको कुछ नहीं चाहिए होता। वो बिल्डर ने हाथ खड़े कर दिया ना, बैठ जाओगे कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी बैंक गारंटी दी गई थी वो बैंक गारंटी बिल्कुल फेक थी। आपकी कंसेंट है कि आपने ये 10, 12, 15 लोगों को चुना है आपकी तरफ से लड़ने के लिए। कि अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जाते तो ये सारे जितने भी ऑफिशियल है, बैंकर्स हैं, ये सारे लाइन पे आ जाते। सारा ध्यान अपना इस तरफ रखें, क्योंकि ये जो हम अलॉटीज को आज बुलाया है और एसोसिएशन बनाने की जो हमारी ये बड़ी बहुत पुरानी पेंडिंग डिमांड है, और ये हमेशा ही वो मौसम की तरह कभी उठी कभी फिर दब गई। तो इस बार हमने जैसे इस बार तो आपको देख करके हमें भी बहुत, आप खुद को ही आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। करीबन 70, 80, 90 लोग कैटर्ड ही अकेले अकेले ही क्यों नहीं आगे बढ़ते रहते हैं, या 10, 20, 50 लोगों का ग्रुप बना के ही क्यों नहीं बढ़ते हैं। तो एसोसिएशन जो हमारी एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन होती है, जब ही हम अगर अनस्कैटर्ड रहेंगे, हम 10, 20, 50 लोग ग्रुप बना करके जाएंगे, वो 20 लोग पीछे उनके 200 लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम एसोसिएशन में होते हैं तो आप फिजिकली उस मोमेंट पे हो या ना हो, लेकिन आपकी कंसेंट है कि आपने ये 10, 12, 15 लोगों को चुना है आपकी तरफ से लड़ने के लिए। और ये लड़ाई जो है आपको पता ही है कि ये आसान लड़ाई तो रहने वाली है नहीं, ये सब हम जानते हैं। लेकिन अगर हम मिल करके ये लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 4 साल में हम इन फ्लैट्स की फाइनल स्टेज अचीव होते हुए देख रहे होंगे। अगर राव साहब मैं कुछ गलत हूं तो थोड़ा गाइड कीजिएगा, क्योंकि मैं भी कोई बहुत ज़्यादा कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं पिछले कई सालों से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूं भी, और मैं फॉलो भी करता हूं, और मैं झेल भी रहा हूं, और मैंने कुछ जीता भी है। सनवर्ल्ड में मैंने एक बुकिंग करी थी, जो हमारे पैसे फंस गए थे, तो वो हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो 20 लोगों को, वो वही कारण था। अगर वो सब लोग इकट्ठे होकर के आते तो वो जजमेंट पूरे मेंबर्स के लिए होती, क्योंकि वो नहीं इकट्ठे हुए, हम 20 लोग ही थे, हम एनसीडीआरसी चले, अपना ओरिजिनल मनी ले आए। लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट ओरिजिनल पैसे वापस लेना नहीं है, हमारा टारगेट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो हम ऐसा कोई मेस क्रिएट करना नहीं चाहते कि वो और पहले ही एक सिरदर्दी में फंसा हुआ है और सिरदर्दी में फंस जाए। तो टारगेट ये है कि प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट स्टेज तक पहुंचाना, जो पिछले 2 साल से बंद पड़ी है। तो एसोसिएशन बना करके हम लोग, वेरियस की स्पेंडिंग है, कुछ लोगों ने बैंक से ही लिया हुआ है, तो बैंक की वजह से उनका पेमेंट जितनी है एटलीस्ट उन्होंने उतनी देनी है। लेकिन प्रोजेक्ट जब तक उस स्टेज पे नहीं आएगा तब तक ना बैंक एक्टिवेट होगा, ना हम हो सकते हैं, ना किसान हो सकते हैं। तो हमें कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे हम वहां तक पहुंचे। लीगल एंगल्स बहुत सारे हैं, हमने बहुत सारे लीगल एंगल्स देखे भी हैं। तो आज भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट गुड़गांव में स्टक हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट नोएडा में स्टक हैं, जहां एक बॉटलनेक है मेंबर्स का आपस में, कि एक कुछ सेट ऑफ ग्रुप लीगल एंगल लड़ रहे हैं। तो वो कानून तो आपको पता ही है हिंदुस्तान में कौन से कछुए की चाल चलने वाला, तो उससे आगे आने के लिए हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को, जहां तक मुझे लगता है, अगर फाइनेंशियल वायबिलिटी, अब एनबीसीसी जो इसका फाइनेंशियल ऑडिट करने की तैयारी में है, अगले 3 से 6 महीने में शायद वो उसकी रिपोर्ट बना करके दे दे, तो अगर वहां से निकल के कुछ पता चलेगा कि फाइनेंशियल वायबिलिटी है तो गवर्नमेंट उसको ऑप्शन देगी। अगर नहीं बचेगी तो फिर क्या, फिर तो हम लोगों को ही आना पड़ेगा आगे, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। डेवलपर वैसे ही खत्म कर चुका है अपने सारे फंड्स। मात्र 15 से 20% का अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रोजेक्ट में अंदर प्रॉफिट की वायबिलिटी होती है। अगर सबको जानकारी नहीं है तो मैं बता सकता हूं कि 15 से 20% से ऊपर उसके पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, वो भी तब जब वो प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर दे। प्राइस एस्केलेशन, कॉस्ट एस्केलेशन, वो भी उसके बीच में है। हमने 4000 से ऊपर देने नहीं है, और वो डेवलपर उस पैसे का क्या क्या कर चुका है वो शायद आप लोगों को कईयों को पता होगा और कईयों को नहीं पता। तो करोड़ों रुपए वो अपने ऊपर ही खर्च कर चुका है। उसे घर से महंगी उसके घर में गाड़ी खड़ी है। हम सब 1, 1.5, 2, 2.5 करोड़ के घरों में रहते हैं, हमारे घरों में गाड़ी 10 लाख की खड़ी है। उनका घर 2 करोड़ का, तो 6 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं उनके घर। तो वो पैसों का जो इस्तेमाल वो हो चुका हुआ है, वो निकालना एक बहुत लंबा टास्क है।
वो शायद निकलेगा कि नहीं निकलेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमने जो आज प्रॉपर्टी खरीदी थी 4 साल पहले, वो आज 70-75 लाख की वैल्यूएशन हो चुकी है। तो हमारा टारगेट, पहला प्राइम टारगेट है प्रोजेक्ट कंप्लीट होना। उसके बाद डेवलपर की भी गर्दन पकड़ के जिस भी एंगल से, वो राव साहब थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो टारगेट ये है कि अब ये कॉमन फ्रंट बना करके हर उस तरीके से लड़ने की कोशिश की जाए जहां पर हम ये अपना प्रोजेक्ट पूरा करा पाए, प्लस डेवलपर ने जो हमारे साथ गलत किया है जितना भी उससे हम खींच पाए, ताकि वो तो जमीन पे आए, क्योंकि हमारे साथ साथ 5 प्रोजेक्ट और हैं, तो करीबन लगभग 4000 लोग इफेक्टेड है। तो अगर उसके उसके अगर हमने कुर्की के ऑर्डर दे भी दिए तो वो तो खत्म हो जाएगा, हमारे हिस्से में शायद कुछ करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ हमारे अनसोल्ड इन्वेंट्री होगी, कुछ हम ही लोगों ने फंड्स देने हैं, कुछ उसके फंड, हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। तो टारगेट ये है, इसीलिए एक एसोसिएशन की फॉर्मेशन में हमारा आना जरूरी है। अब मैं राव साहब से कहूँगा कि राव साहब यहाँ पर आकर के थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन भी करें, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट 10 हमें मेंबर्स चाहिए जो वर्किंग कमेटी के एक्टिव मेंबर्स रहें। तो प्लीज आप अपने आप को खुद नॉमिनेट करिए, क्योंकि हम अकेले इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में असमर्थ ही रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सब एफर्ट अगर हम मिलजुल के करेंगे। सोमवीर भाई हमारे साथ हैं, सोमवीर भाई आ जाएं आप, नागर साहब भी आ जाएं, और एक हमारे साथ जो अभी जिन्होंने वॉलेंटरीली हमको अकाउंट की सपोर्ट करी थी, मैनी साहब, राजेश मैनी साहब भी हैं हमारे साथ। तो और भी प्लीज आपसे नॉमिनेशन, अभी कोई हमारे यहाँ पर ना कोई प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, लेकिन मेरी ये पर्सनल इच्छा है कि राव साहब प्रेसिडेंट रहें, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में एक इन्फ्लुएंशियल आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कमांड भी करते हैं, डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना भी जानते हैं, और खुद एक पेशे से एडवोकेट भी हैं। तो राव साहब का मेरा मन है, बाकी आप लोग सब एक बार बताइए कि राव साहब हमारे प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेटेड हैं, तो सभी को मंजूर है? प्लीज सभी अपना हाथ खड़ा करें, इनको कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। अब नेक्स्ट हमारी जो आप जो ना सोमवीर जी, मुझे पोस्ट लोगों को पता नहीं है, मैं नहीं हूं किसी भी पोस्ट में, बस अब बताओ। हाँ, मेरे ख्याल से नागर जी हैं, वो सेक्रेटरी के लिए बिल्कुल फिट है। नहीं भाई, मैं अपनी तरफ से सोमवीर भाई को सेक्रेटरी, मैं इधर नहीं की गुंजाइश इसलिए मत रखिए क्योंकि ये पोस्ट सारी रोटेशन होती रहती है। मेरी बात सुनो, आपको भी पता है भाई साहब, यार, को पता आपस है, में यही मैं ऑलरेडी रहा हूं। सुनो मेरी, तो देखो जो हम बनाए गए आर्टिकल में 2 बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं, एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। वो बंदे होने चाहिए जिनको नॉलेज प्रॉपर हो, फाइट करने की क्षमता उसके अंदर पूरी प्रॉपर हो, पेपर वर्क करने की ताकत उसके अंदर हो। सर प्लीज अपने आप को नॉमिनेट करिए, कोई अगर कह रहे तो उनकी बात, आप प्लीज अपने आप को नॉमिनेट करना जरूरी है हमारे को। मतलब 2024 आ गया, 2020 से हम लोग जो है ना, इनसे अच्छा हमारे पास, मतलब मेरी अपनी पर्सनल राय है। हाँ, पेपर में पब्लिश करा था। उस नोटिस के रिगार्डिंग के अंदर मैं और सोमवीर जी स्पेशली हम माहिरा 103 के ऑफिस पे गए थे, वहां पे जहां पे वो अलग जो डायरेक्टर था या जो भी था उसके साथ हमारी ही दोनों की बहस हुई थी स्टार्टिंग के अंदर, जब ये कैंसलेशन चालू हुआ था। कोई हमारे साथ नहीं खड़ा उस डे 1 को पोजीशन में, 2020 की, ठीक है जी। उसी टाइम हमने माहिरा मैनेजमेंट को सीधा एक ही वर्ड बोला था कि जो रेरा पॉलिसी है 2013 उसके हिसाब से आप 3 इंस्टॉलमेंट जब तक कैंसिल नहीं होगी, नोटिस नहीं दिया जाएगा, न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी नहीं होगी, फिर नोटिस नहीं दिया जाएगा, तब तक आप कैंसिल नहीं कर सकते। ये माहिरा मैनेजमेंट में खुला चैलेंज करा था हमारे को, हम कैंसिल करेंगे। तो उसी टाइम मैंने खुद ही और सोमवीर जी ने बोला तुम्हारे में दम है तो मेरा कैंसिल करके दिखाओ, जो मैं देख लूंगा जाओ तुम। और ये रेरा पॉलिसी है, रेरा पॉलिसी उनके सामने डाली थी। रेरा पॉलिसी डालने के बाद के अंदर वो बैक फुट पे आके खड़े हुए, कैंसिलेशन उस टाइम पे खत्म कर दिया, और जिनको पेनल्टी लगाई थी पेनल्टी भी नहीं ली थी उस टाइम पे। मैक्सिमम के कैंसिल किसके हुए नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट जो मेरी नजर में फिर जुड़ते गए 50 या 60 आदमी जुड़ते गए जिनके कैंसिल हुए थे, जो शुरुआत में, बाद में हुआ है वो अलग बात है। उसके बाद में इन्होंने सब्सिक्वेंट 2-3 इंस्टॉलमेंट के बाद में फिर नोटिस, माहिरा पेपर, ये वो सारा ड्रामा उसके बाद चालू हुआ, ठीक है जी। फिर आई बात कि साथ कौन चलेगा।
हर ग्रुप, सबसे पहले हमने एक ग्रुप क्रिएट करा था कि कोई भी ऐसा नहीं था बंदा जो हमारे साथ खड़ा हो सके और जाके वहां हल्ला मचा सके। फ्लैट सबको चाहिए, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए दूसरे कंधे बंदूक सब रखना चाह रहे हैं। भगत सिंह अपने घर में पैदा नहीं चाहिए, दूसरे घर में चाहिए। शुरुआत दूसरी, ये एक तो ये शुरुआत, दूसरी शुरुआत हुई मायरा की साइड के ऊपर जाके। हमने कम से कम, जब हमारे साथ इकट्ठे हुए लोग, स्टार्टिंग हमारी मीटिंग हुई थी सेक्टर 9 द्वारका, वहां से ये दिमाग में आया कि इंडिविजुअल लड़ने से कोई फायदा नहीं है, कम से कम एक एसोसिएशन बनाई जाए। वहां पे हमारे 50 से 60 एक्टिव मेंबर वहां हमारे साथ जुड़े और वो हमारे साथ खड़े भी हुए। उनमें से मेरे ख्याल से भी 10-12 ही हैं। मैनेजमेंट के सामने कि इन दो आदमी को तकलीफ है। मैं अपनी तकलीफ के लिए गया था वहां पे, या सुमिर जी अपनी तकलीफ के लिए गए थे? हम गए थे आप लोगों की तकलीफ के लिए। और एलिगेशन वहां पे बाकायदा मायरा ऑफिस वालों ने, मैनेजमेंट ने डीटीपी एसटीपी के सामने सीधा ये लगाया कि ये आदमी हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या आवाज उठाना ब्लैकमेल है? या हमारा पैसा लगाया वो हमने गलती कर दी? अगर उस टाइम पे आवाज सारे आदमी मिलके इकट्ठे लड़ते तो शायद आज ये नोटंकी या पैसा, हमारी वहां एसटीपी ऑफिस में एक ही कंसर्न हुआ। फिर दूसरा, पहले फ्लाइट कैंसिलेशन वाला खत्म कराया, उसके बाद के अंदर प्रोजेक्ट को स्टार्टअप किस तरीके से करना है। हमने जब 70% पेमेंट जा चुकी थी, 70% पेमेंट जाने के बाद हमने ये कहा वहां पे एसटीपी डीटीपी को कि आप हमारी पेमेंट को रोकिए और इनकी कंस्ट्रक्शन उस लेवल पे लेकर आइए जिस लेवल पे हमारी पेमेंट गई हुई है। और वो बात माननी गई और उसके ऑर्डर हुए, बाकायदा ऑर्डर हुए उसके। लेकिन मायरा मैनेजमेंट या कंसर्न ऑफिशियल एसटीपी डीटीपी के, इनकी मिलीजुली भगत से महीना 1.5 महीना तो पेमेंट हमारी स्टॉप हुई। लेकिन पांडुरंग जी जो थे टीसीपी, उन्होंने फिर इसके ऑर्डर कर दिए कि नहीं, पेमेंट को आप दो। अगर वहां पे यही 500 आदमी खड़े होते, क्या पांडुरंग की औकात थी या एसटीपी की औकात थी या डीटीपी की औकात थी क्या उसको पेमेंट को कंटिन्यू कराते? हमारा 75% तो डूब ही गया था। और हमें ये पता था, आभास था। कैसे आभास था? जो बिल्डर और लैंडलॉर्ड के बीच में जो कोलाबोरेशन एग्रीमेंट हुआ है, ये परचेज लैंड नहीं है, कोलाबोरेशन लैंड है। कोलाबोरेशन लैंड में क्या होता है, 40% का कुछ पेमेंट होती है, 40% उनको शेयर जाता है, कुछ पेमेंट दी जाती है। इक्वल गुनहगार लैंडलॉर्ड भी है, इक्वल गुनहगार मायरा मैनेजमेंट भी है। लैंडलॉर्ड सेफ नहीं है। और उस दौरान के अंदर जो भी बैंक गारंटी दी गई थी, वो बैंक गारंटी बिल्कुल फेक थी। उस बैंक गारंटी को रिप्लेस करा गया जेन्युइन बैंक गारंटी के साथ में। जो नक्शा पास हुआ वो भी फेक पेपरों के कारण, जो नक्शा पास हुआ वो भी फेक पेपरों के कारण हुआ। एलसी जो आई आपकी, ईसी जो आई, वो भी आपकी फेक पेपरों के कारण आई। तो क्या डीटीपी एसटीपी या हरेरा सो रहा था? सो इसलिए रहा था कि हम सो रहे थे। अगर हम जागृत होते ना तो शायद आज यह इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन शुरू से डे 1 से सिर्फ 4-5 आदमी, और जो जुड़े हुए थे 50-60 आदमी, उनके अलावा कोई नहीं था। सब अपने घर बैठे थे कि फलाना लड़ रहा है, लड़ने तो चल रहा है। तो उस बैंक गारंटी को भी चैलेंज नहीं कराया गया किसी ने भी। कभी कोई ग्रुप में डाल रहा है एनसीडीआरसी में जाएंगे, कोई कहता है एनसीएलटी में जाएंगे, कोई कहता है ये करेंगे, कोई कहता है क्या। एनसीडीसीआरसी जो गए थे उनको क्या रिजल्ट मिल गया? एनसीएलटी बोला दिवालिया घोषित करा के ये कर लेंगे, भाग जाएगा ये अमरपाली का जो लोग सुप्रीम कोर्ट वाले बोले ना, एट पार विद अमरपाली, अमरपाली का सिनेरियो अलग था, ये सिनेरियो अलग है। बिल्डर ने हाथ खड़े कर दिया ना, बैठ जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। कभी सोच रहे हो, कभी दिमाग में किसी के फितूर घुस रहा हो, बिल्डर के पास है क्या?
कुछ नहीं है बिल्डर के पास, पैसा सारा गोलमोल हो चुका है। या सुप्रीम कोर्ट, ये भाई बेनीवाल जी थोड़ा सुन लो, थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट के बाद में फिर मैं मुझे जाना भी है। कोर्ट से कोई मैटर सेटल होता आज तक सिविल टाइप का? लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चलते रहोगे, WS फाइल, रिटर्न स्टेटमेंट, एप्लीकेशन, ये वो, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सालों निकल जाएंगे। सौमीर जी थोड़ा इधर डाइवर्ट कर दो। अगर सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने जो जो गए हैं, हम उनको भी गलत नहीं बोलते गए हैं, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट वालों के लिए भी हमारे 2 ऑब्जेक्शन थे। 20,000 रुपए और 3,000 मुंशी की फीस। मेरी पूरी फैमिली एडवोकेट है, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए तो मुंशी को हम दिलाते हैं, या क्लाइंट अपनी मर्जी से उसको दे जाए 10,000। 3,000 कंपलसरी फीस कौन सी होती है सुप्रीम कोर्ट के मुंशी की? और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ज्यादा से ज्यादा बढ़िया वकील करोगे तो पर डेट का लेगा 5 लाख भी, 1 करोड़ भी ले ले। इन्होंने जो ये मुद्दे थे, शुरू में मैंने एक चीज कही थी जब हम माहिरा की साइट पे थे, कि अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जाते तो ये सारे जितने भी ऑफिशियल है, बैंकर्स हैं, ये सारे लाइन पे आ जाते और घुटनों के बल आते। जितनी भी फेक बैंक गारंटी का रेस्पॉन्सिबल कौन? बैंक ऑफिशियल। वेरीफाई क्यों नहीं करी? DTP, STP, TCP या हरेरा या जो भी रेस्पॉन्सिबल होता, इन कंसर्न ऑफिशियल को हम हाई कोर्ट के थ्रू क्रिमिनल रिट फाइल करते, या दिल्ली के 20 आदमी मिलके EOW जो मंदिर मार्ग पे है वहां से EOW में 2 करोड़ से ऊपर का बजट करके करते, वो भी हाई कोर्ट में जाती। तो वो एक अलग सिस्टम था कि ये कम से कम एक चीज तो है कि कंसर्न ऑफिशियल को जब डंडा लगता या उसकी नौकरी खतरे में जाती, पेट पे लात लगती, तो क्या करते हो? सारी चीजों को ढंग से वो चालू करते। ये डे 1 से हम बोल रहे थे। 2021 में बात थी मेरे ख्याल से, 20 में कोरोना आ गया था, 21 में हमने कहना चालू करा था कि रिट फाइल करो, रिट फाइल करो, रिट फाइल करो। किसी ने भी आगे आके ये नहीं कहा कि हम रिट के लिए तैयार है। इवन तो मैंने तो ये भी कहा कि फ्री में रिट फाइल होगी, मेरे बालक खड़े होंगे या मैं किसी सीनियर को खड़ा करूंगा, तब भी किसी ने आगे एक स्टेप आगे नहीं करा कि हम तैयार हैं। तो ये 20,000 रुपए, अगर 100 आदमी से 20 लाख फीस होगी तो 200 आदमी हो गए तो कितनी होगी? 40 लाख। और 3,000 जो मुंशी के नाम की फीस है, ये कितनी होगी 200 आदमी की? 6 लाख। ये किसके खाते में जा रही है? कौन अकाउंटेबिलिटी? हमारे पास भी एडवोकेट होते हैं, लाओ जी मैं केस देता हूं, भाई साहब आधी आपकी आधी मेरी। पुलिस वाले भी कहते हैं भाई साहब मैं तो 40 पैसा लूंगा, 1 लाख में 40,000 मुझे चाहिए, देते हैं पुलिस वाले भी केस। और वकील भी देते हैं, जो वकील प्रैक्टिस नहीं करता ना, काम करता है वैसे, कोई क्लाइंट आ गया, भाई साहब फीस मैं काटूंगा, मैं आपको इतना दूंगा, आपको मंजूर है? तो हम ये कहते हैं भाई हमें तो फ्री का आ रहा है, क्या दिक्कत है? लड़ना इधर भी है, लड़ना उधर भी है। तो ये 20 लाख रुपए जो जमा हुए, पहले इन्होंने हमने ऑब्जेक्शन करा कि भाई ये कौन से अकाउंट में? बोला जी एस्क्रो अकाउंट है। भाई एस्क्रो अकाउंट्स, मैं और ये मेरा भाई नहीं है, मेरा ज्वाइंट अकाउंट कैसे हो जाएगा? मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है, ज्वाइंट अकाउंट कैसे हो जाएगा? अनटिल अनलेस आपकी कंपनी ना हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो या आपकी रजिस्टर्ड फर्म हो या जो भी प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो, उसके अलावा, तो इसका मतलब वो पैसा भी किस में गया हो? इंडिविजुअल अकाउंट में। और इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर 20 लाख अब ले लिए, 3,000 जो नए कैंडिडेट जुड़ रहे थे उनके 3,000 ये, प्लस 20,000 एक अलग, 20 लाख वो, 40 लाख रुपए आपकी फीस। कौन से सुप्रीम कोर्ट की वकील की फीस है? जेठमलानी, कपिल सिब्बल या और रमेश गुप्ता, ये तो खड़े नहीं हो रहे ना। और पार्टी भी किसको बनाया? यूनियन ऑफ इंडिया को। यूनियन ऑफ इंडिया जिन्होंने मेरे ख्याल से ग्रुप में देखा होगा, उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल कर दिया कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो उनका मुद्दा, स्टेट मैटर है। तुम कम से कम ये तो सोचो पार्टी किसको बना रहे हो? क्या सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे? क्रिमिनल रिट में क्यों नहीं गए? हम शुरू से ये कह रहे, जो हरेरा के साथ मिलके जो बात हो सकती, जैसे 68 वालों का बहुत बढ़िया, शुरू से ये जो आज ड्रामा हो रहा है ना, ये हमारे 103 की वजह से नहीं हो रहा। ये 68 वालों ने
डीएलएफ में भी धरने प्रदर्शन करे, हरेरा में भी प्रदर्शन करे, साइट पे भी प्रदर्शन हुए, प्लस समालखा में भी प्रदर्शन हुए। अगर आपने किन्हीं उनकी यूट्यूब की कुछ देखे हुए क्लिप तो ठीक है। तो अगर कोई ये सोचे कि 103 वाले कुछ तीर मार दिया, 103 वालों का तीर है जीरो, ना तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ निकलने वाला, ना आपके हाई कोर्ट से, अनटिल अनलेस या तो ऑफिशियल को फंसाओगे नहीं क्रिमिनल रिट के अंदर, तब तक कुछ नहीं होगा। ये तो हाथ खड़ा करके भागे गया। अब आती है पोजीशन हरेरा के ऊपर। पिछली मीटिंग में कौन कौन गया था? हरेरा की मीटिंग में जो थी पिछले उसमें मीटिंग में नहीं थे, मैं एकला था, एक और था मेरे साथ 103 की तरफ से। हमने यही जो 68 वाले यही चीज को बोले थे कि सर इसको किसी तरीके से चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो जाए, 20-20 हजार कंट्रीब्यूशन क्यों ना, क्योंकि उनका लास्ट 90% काम हो चुका है और 10% बचा हुआ है, तो हम तो कंट्रीब्यूशन भी दे देंगे और हमारा काम को प्रोजेक्ट करके हमारे हैंड ओवर दो। तो हरेरा चेयरमैन अब बदला है, इसकी मेंटलिटी में और पहले वाले चेयरमैन की मेंटलिटी में जमीन और आसमान का फर्क है। बिल्कुल सुनता है और कार्रवाई चेयरमैन के कारण हो रही है। अब 13 मई को फिर मीटिंग है, किसी को टाइम नहीं पता, मैं टाइम भी बता दूंगा, ठीक है। 13 मई को मीटिंग है, मीटिंग में वहां पे कम से कम हम जाके अपनी यूनिटी दिखाएंगे जैसे 68 वाले दिखा रहे हैं। 68 वालों का इतना हॉल भरा हुआ था और 103 104 मुश्किल से 10 आदमी होंगे। तो प्रेशर किसका पड़ रहा है? 68 का। 68 के चक्कर वहां पे हरेरा चेयरमैन ने ये कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट की अगर एफआईआर बढ़ानी पड़ेगी तो एफआईआर भी सरकार से अप्रूव कराऊंगा। वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस आता है वो नोटिस ही डिपार्टमेंट में नहीं है। डिपार्टमेंट कैसे चलते हैं वो आपको पता है। रिप्लाई कैसे फाइल करेगा? जैसे यूनियन ऑफ इंडिया ने फाइल कर दिया, ये स्टेट मैटर है, सेम बाकी यही फाइल कर देंगे, लड़ते रहो जो करना है। अब हरेरा के अगर रिप्लाई फाइल करे, हरेरा सीधा ये कहेगा मेरी जो एनबीसीसी के लिए इन्होंने कंसल्टेंसी के लिए बोला है कि इसकी वो करो, क्या प्रपोजल बनाओ, इसका कितना क्या होना है, वो प्रपोजल के लिए वो अपना रिप्लाई फाइल कर देगा कि मैंने एनबीसीसी को ये दिया है। जो काम हरेरा कर रहा है आज वही वो रिप्लाई फाइल करेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो हमें हरेरा पे प्रेशर बनाना चाहिए। जो काम एनबीसीसी को उन्होंने दे दिया, एफआईआर के लिए बोला है गवर्नमेंट के पास हम प्रपोजल भेजेंगे कि आज 20 मंजिल के टावर बने 25 करा देंगे। कम से कम जो फंड हमारे में एक प्लस पॉइंट क्या है, वहां पे हमने जो सवाल उठाया कि जी लिस्ट हमें चाहिए कितने अलॉटी हैं जिन्होंने पेमेंट पूरी करी है, कितने अलॉटी हैं जिनके फ्लैट कैंसिल हुए हैं, कितने अलॉटी हैं जिनकी कॉमर्शियल यूनिट नहीं बिकी है। तो कॉमर्शियल यूनिट भी कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल 30-40 के आसपास बची पड़ी है, या 50% तो कोई बड़ी चीज नहीं है। और इतने भी आदमी हैं, हमें लिस्ट जो बोला कि भी कितने लोगों ने पेमेंट 60% दिया, कितने लोगों ने पेमेंट 40% दिया, कितने लोगों ने 100% दिया। तो हमारे मेरे ख्याल से 103 में 100% वाले तो मेरे ख्याल 10 पैसा 15 पैसा होंगे, इससे ज्यादा नहीं है जी। हाँ तो 10-15 पैसा मतलब परसेंटेज इतना ही होगा। मैंने भी दे रखी है, मेरे भाई ने भी दे रखी है, ठीक है। जो 10-15%, तो 10-15% भाई 800 में से अगर मान लो 150 ने दे दी तो 600 तो बच रहे हैं ना। तो कितना आ गया? कोई 20% आ गया। कॉमर्शियल का अभी वही सारी चीजें मांगी है हमने कि हमें ये बताओ कि कॉमर्शियल कितनी अलॉट हुई है, इनको इन्होंने दी है, सेल करी है, सोल्ड यूनिट कितनी है। तो वो फंड एक हम अच्छी पोजीशन में ये है कि कॉमर्शियल सोल्ड हुआ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा तो 20% 30% सोल्ड हो। उसके अंदर हमारे जो बैलेंस है जिन्होंने पेमेंट नहीं दी है वो भी कम से कम 50% होंगे, 100% 50% होंगे। और कुछ हाँ हाँ तो ये हमारे लिए प्लस। हमने यही चीज हरेरा चेयरमैन को यही चीज डाली है कि हमें वो लिस्ट दी जाए कि कितनी सोल्ड है, कितनी अनसोल्ड है, कितनी अलॉट है, कितनी अलॉट नहीं है, कितनी पेमेंट गई है, कितनी पेमेंट नहीं गई है। तो ये एक चीज से हमारे को ये मिल जाएगा कि भाई ये चीज ये हो रही है। हम कल को हम बाहर पे आएंगे नहीं आएंगे। तो अभी एनबीसीसी चेयरमैन को जो दी है इन्होंने, चेयरमैन एनबीसीसी को प्रपोजल वो करने के लिए, वो एक अच्छी पोजीशन है कि भाई हमें हमारे लिए दी है। दूसरी उन्होंने ये बोला, सजेशन दिया कि मैं इसकी एफआईआर भी बढ़ा दूंगा। चलो एफआईआर बढ़ाओ तो कम से कम हमारे ऊपर भार तो नहीं आएगा।
आज हम जो 23 लाख 24 लाख रुपए दे के बैठ चुके हैं, फिर हमें ये कहेगी 2 लाख और दो या 1 लाख और दो, तो वो बाहर एफआईआर से वो बाहर भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आ रही है बात की लड़ाई। 1 लाख ये सैनी जी खड़ा है, 1 लाख मैं, 1 लाख आप में से कोई खड़ा जाना, कोई वहां चेयरमैन नहीं सुनना, ना डीटीपी सुनना, ना कोई नहीं सुनना। तो ये बात आई फिर कि भाई सुनेगा कौन, कैसे सुनेगा? तो वहां चेयरमैन ने भी ये बोला, बोला जिस तरीके से 68 वाले की एसोसिएशन बनी हुई है, उसी तरीके से 104, 103 और एक 95 मेरे ख्याल से ये भी एक एसोसिएशन बनाओ जो रिप्रेजेंट कर सके। अब जैसे सुप्रीम हमने ये चीजें डाली ग्रुप में, तो सुप्रीम कोर्ट वाले जो दलाली कर रहे थे, मैं तो दलाली बोल रहा हूं, खुलेआम बोल रहा हूं, जो 20 लाख लेके 10 लाख रुपए दे रहे हैं, इससे ज्यादा फीस नहीं है, 5 लाख रुपए होगी सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 5 लाख 2 लाख रुपए पर हियरिंग वाले नहीं है। ठीक है, दलाली है। और मैं ये ग्रुप में, मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा कोई लड़ा भी नहीं होगा। मैं बैक फुट पे इसलिए आगे खड़ा हुआ, पहले भी अब भी, और अब भी खड़ा हूं, अब भी नहीं खड़ा हूं मैं कोई चेयरमैन, ये जो बोल रहे प्रधानमंत्री, वो मुझे जरूरत नहीं है, आराम से रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूं, बहुत बढ़िया। जब मैंने शुरुआत करी तब भी लोगों ने मेरी टांग खींची थी, अदरवाइज उसी टाइम पे टांग नहीं खींचते तो ये प्रोजेक्ट में हमारी पेमेंट नहीं जाती, कम से कम पेमेंट नहीं जाती, बढ़ता नहीं बढ़ता बाद की चीज है। टांग खींचने की वजह से ये सारी चीजें हुई शुरुआत में भी। कोई नहीं खड़ा हो गया आगे, साथ ये खड़ा हुआ कि मैं चल रहा हूं, बदनामी ली हमने ली मैनेजमेंट में, डीटीपी में, डीटी वाले देखती सकल बोला आगे मनहूस आदमी, ये उनके जो नीचे वाले बोलते थे। तो भाई हमारा तो पैसा डूब ही ना रहा इतना, चलो डूब रहा, डूब जाए देखे, हम तो ये सोचेंगे चले गए, लेकिन कम से कम आप तो जागृत हो। तो तब भी यही एसोसिएशन बनाने की कार्रवाई करी, एसोसिएशन बनी भी, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं करा पाए उस टाइम पे भी। क्यों? जब टांग खींचनी चालू करी, मैं अपना पल्ला झाड़ लिया, सोमवीर जी ने अलग पल्ला, नागर जी ने अलग, सबने अलग पल्ला झाड़ लिया कि जब आ नहीं रहे लोग तो हम मुर्दों के लिए क्यों लड़े? पैसा इनका कम जा रहा है, हमारा ज्यादा जा रहा है हमारा, बस इतना फर्क है ना। तो मुर्दों के लिए लड़ाई लड़ने की मैं तो जरूरत समझी नहीं, मैं तो हट गया था। अब फिर ये एक सगुफा चला एनसीडीआरसी या एनसीएलटी का, उस टाइम में मैंने ऑब्जेक्शन करा, कोई फायदा नहीं है एनसीएलटी में जाने का, कोई एनसीडीआरसी में जाने, हाँ अपनी यूनिट रीइंस्टेट करा लो, वो हरेरा कर देगा, उसकी पावर हरेरा की, जिनकी कैंसिल यूनिट रहती है वो हरेरा की पावर है। और सब्जेक्ट टू कंडीशन ये हम पेमेंट भी नहीं देते तब भी हमारी यूनिट रीइंस्टेट होगी। क्यों? इन्होंने उस हिसाब से पेमेंट हमने ज्यादा दे दी, उन्होंने पेमेंट का 0% करा, तो हमारी यूनिट को कौन कैंसिल कर देगा? चाहे 3 नोटिस दे दो, चाहे 4 नोटिस दे दो, बाइलाज तो हमारी कैंसिल नहीं कर सकते एज पर लॉ, तो हरेरा से वो हो जाती, रीइंस्टेट हो जाती। जब सुप्रीम कोर्ट वालों में मैंने विरोध करा, और पहले भी जब मैंने स्टेप उठाया, जो भी मेरे साथ उस टाइम 50-60 थे और बाद में भी हुए, लेकिन जब ग्रुप में कभी ये चीजों की उठाने की बात आती है ना, तो किसी में ग्रुप का किसी का मैसेज ये नहीं आता कि ये गलत है ये सही है। मैं गलत हूं तो मेरे को भी गलत बोलो ना, लेकिन आप मेरे को भी गलत नहीं बोल रहे, दूसरे को भी गलत नहीं बोल रहे, तो कौन लड़ाई लड़ेगा भाई आपके लिए? अब लड़ाई लड़ने का ये है, ये तो थोड़ी इसकी बैकग्राउंड मैंने बता दी आपको, सुप्रीम कोर्ट में क्या होना है वो आपको वक्त धीरे धीरे बता देगा। लेकिन अगर फ्लैट लेना है तो एक एसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो एसोसिएशन हमारे को रिप्रेजेंट कर सके। वो इंडिविजुअल बेस पे नहीं जाएगा कोई भी आदमी, वो जाएगा 500 आदमी के बेस पे, 100 आदमी के बेस पे, 200 आदमी के बेस पे हो जाएगा। और शुरुआत करोगे, उस टाइम हमने एसोसिएशन जब बनाना चालू करा था 500 रुपए लिए थे, आज भी वो 500 रुपए बचे पड़े हैं। कोई भी कभी किसी ऑडिट को कर सकता है, उसमें 12,000 आए थे, 8,500-9,000 रुपए मिला के, कोई 1,500 रुपए सोमवीर जी ने अपनी जेब से डाले, वो 10,000 रुपए आज भी पड़े, टोटल मात्र 2,000 रुपए खर्च हुए हैं। कोई भी ऑडिट कर सकता है उस चीज का। अब दोबारा जब बनाने की बात आई, पिछले 500 के साथ में 1,000 और 500 और, पिछले वालों को 500 और नए कैंडिडेट को 1,000 रुपए, कितने हो गए हम? 100 आदमी, कितने हो गए 1,000 रुपए के हिसाब से? 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख में आपका रजिस्ट्रेशन भी जो कंसल्टेंस लेगा, वो कंसल्टेंट जो होगा सीए या वकील, वो आपकी अपनी कंसल्टेंसी चार्जेस वो लेगा, प्लस जो गवर्नमेंट की फीस लगनी है वो अलग लगनी है। तो 20, 30, 35 हजार का कुछ एक्सपेंडिचर डाला था ग्रुप में,
वो होगा, बाकी पैसा आपका पड़ा ही रहेगा उस अकाउंट में, सोसाइटी फंड में जो एसोसिएशन बनेगी उस फंड में पड़ा रहेगा। ठीक है जी। ये शुरुआत अगर करना चाह रहे हो एसोसिएशन बनाने से पहले, फिर भी कोई भी प्रेसिडेंट बने, कोई भी सेक्रेटरी बने, मैं तो साथ खड़ा हूं, लेकिन बनाने से पहले ये सोच लेना कल को साथ खड़ा होना पड़े। ये मत सोचना सौम्य जी बन गए, विनोद जी बन गए, या ये भाई साहब बन गए, या ये मैडम बन गई, या ये बन गए और ये हमारी लड़ाई लड़े। कोई लड़ाई नहीं लड़ने वाला। जब जब कॉल किया जाएगा तब तब आओगे तो कोई लड़ेगा, और नहीं आओगे तो आज ही प्रपोजल को कैंसिल कर दो। ये 500 हजार दिए, ये भी अपने वापस कर लो। 68 वाले लास्ट की बात है, अक्टूबर में मैं गया था, 68 वाले नंबर्स में आए थे, मीडिया भी बुलाई थी, तब जाकर के इनके एक्टिविटीज ये सब करिए। तो एसोसिएशन फॉर्म करने से पहले हाथ उठाओ कि खड़े हो गए या नहीं खड़े। कोई भी प्रेसिडेंट बने, कोई भी नहीं बने, ये देख लो। जब भी कुछ अनाउंस होगा, बताया जाएगा, तो आपने उस चीज को अपने ऊपर लेना है कि हाँ मैंने जाना है। हम ये नहीं कह सकते कि चल यार तो चले ही जाएगा, कोई के चक्कर में कोई भी पहुंचता है, कोई नहीं पहुंचता, फिर जाना ही पड़ेगा, जाना है। अब जैसे मीटिंग हुई तो आगे से हम मीडिया का भी प्रबंध करेंगे, ठीक, कहीं भी करें। धरना प्रदर्शन भी हो सकता है, चाहे रेरा ऑफिस, डीटीपी ऑफिस, गर्मी के अंदर भूखे प्यासे मरोगे। ठीक है, सारे नए चेहरे दे भाई। एसोसिएशन बनाने से पहले मेरी दरकार है, एफिल टावर का सारा जमाना गया भाई। ठीक है जी। तो अब ये है, ये सारा सिनेरियो हमने क्या करा, क्या नहीं करा, क्या कद्दू में तीर मारे, नहीं मारे, ये सारा पता लग गया आपको। बायरा की 13वीं तारीख को मीटिंग है, टाइम उसका बता देता हूं आपको, 4:30 है। ठीक है जी। एक बार 13 तारीख को 4 बजे वहां पहुंचो, माहिरा के राजी चौक के पास है, गेस्ट हाउस है। ठीक है, वहां गेस्ट हाउस में ही सारा चीज व्यवस्था है, वहां चलो। राजी चौक, हरेरा ऑफिस, पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है। ग्रुप लोकेशन डाल देंगे। ठीक है जी। एक तो वो हो गया। अब आगे आ रही है सबसे पहले कि हमने क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप उठाने हैं, वो सोमवीर जी और विनोद जी बताएंगे। मेन पॉइंट ये आता है, भी आज पदाधिकारी चुने जाएंगे, उसके अंदर सबसे पहले प्रेसिडेंट के लिए, सेक्रेटरी के लिए, ट्रेजरर के लिए, या जिसके लिए भी, आप में से हाथ खड़ा करो कौन कौन खड़े होंगे, फिर चुन हम लेंगे कौन सा प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सा सेक्रेटरी बनेगा। और एक्टिव चाहिए, ये नहीं मेरी भाई नौकरी लग रही है मैं तो होम मिनिस्ट्री में बैठा हूं, हमारी मिनिस्ट्री बहुत तगड़ी है, हम भी बैठे रहे, लेकिन हम भी चल के आता। मैंने किसी के डेथ की वो थी, उसमें जाना था, फिर आगे गांव में मेरे डेथ होगी, उसमें जाना था, मैं यहां बैठा हूं। और सोमवीर जी भी ऐसे ही परिवार में डेथ होगी इनके। तो एक्टिव जो 10-12 आदमी, मेंबर कितने होंगे विनोद जी? 10 मेंबर, 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, 5 वर्किंग मेंबर्स, 5 वर्किंग और 5 एग्जीक्यूटिव। अब कौन कौन एक्टिव है, या तो मैं पिन पॉइंट कर लूं चेहरा देख के कौन एक्टिव होगा, या खुद खड़े हो लोगे, ये बता दो। ओके जी, आप अपनी मर्जी से हाथ खड़े कर लो, फिर नहीं मैं खड़ी करूंगा, फिर मैं चाहे किसी की, चाहे आ जाओ जी, इधर आ जाओ, आ जाओ अंकल जी, आ जाओ, जो जो आ रहे हैं आ जाओ जी। कितने हो गए, गिन लो एक बार। 4, 2, 6, 7, आ जाओ जी। हाँ जी, आप ध्यान रखिएगा। चेतन, चेतन हो गए। चेतन एक ऐसे आदमी है जिन्होंने पंख लगा दिया था आरटीआई लगा। वो सीएम विंडो तक भी फाइट कर दी। चेतन है आपके बंदा, हाँसी से चंडीगढ़ सुबह 4 बजे की बस पकड़ता था। वो आज नहीं आया है, उनके ब्रदर आए हैं, पर ऐसे आदमी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी जो एक्टिव है ना, इतनी रखी है उनके पास, जो एक्टिव है ना, वो आदमी रहेगा ही रहेगा। और कौन खड़ा हो सकता है, खड़े हो जाओ। नहीं, मैं फिर मैं अंगुली करूंगा, कौन खड़ा होगा। अगली बार कर लेना, 10 पूरे हो गए वैसे।
नेक्स्ट भी तो ये रोटेशन में रहेंगे सारी वैसे जिम्मे- मेंबर भी रख देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? स्पोर्टी मेंबर 10 से अलग से कर देंगे, क्यों 10 टेंशन 20 लेते हो? 30 से सब अपने अपने नाम लिखवा मेंबर में तो सब मेंबर तो हो ही सकते हो यार, मेंबरों में क्या प्रॉब्लम है? एग्जीक्यूटिव कमेटी को छोड़ के मेंबर तो सारे हो सकते हैं। आप खड़े हो अरे हाँ, मेंबर हाँ। में भी तो हाँ भरे यार, मेंबर एग्जीक्यूटिव ना, मेंबर ये आप अरे इनने लेने ये बैठे तो आदमी राव साहब कमाल कर रहे हो। आप किसके पैसे दो भाई साहब को लो यार, आप तो एक्टिव रहते हो, जब रात को 10:30 बजे मीटिंग में भी आए हो, आप अपना आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाइफ के नाम आ है। जाओ। ये राव साहब इनकी वाइफ के नाम है, वाइफ के नाम है, फिर आप आपको एप्लीकेंट भी नहीं है। इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, मेरे वाइफ के नाम आपको एप्लीकेंट हो ना, बस ठीक। आप भी आ जाओ। हाँ वो रणदीप को बुलाओ, रणदीप जी को। आपको एप्लीकेंट, हाँ को एप्लीकेंट, ठीक है। एप्लीकेंट को एप्लीकेंट होना चाहिए, बस सेम है वो। एप्लीकेंट को एप्लीकेंट सेम है, वो एप्लीकेंट ही है। एप्लीकेंट को एप्लीकेंट की कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो को एप्लीकेंट भी है वो भी एप्लीकेंट ही है। हाँ हाँ, अलॉटी जो है, अगर को अलॉटी है तो वो भी अलॉटी है। लेडीज अपनी मर्जी से कौन हाथ खड़ी कर रही है? हाँ, लेडीज का आना बहुत जरूरी है। विनोद जी है ना वो आदर्श की वो तो थे ही, वो तो ऑलरेडी विनोद जी, है। आप आ जाओ, आप इधर आके बैठो ना चेयर पे, आप चेयर पे। हाँ जी, लेडीज अपनी मर्जी से खड़े हो जाओ, एक दो, तो ये फिर बुला लेंगे। हमारे गांव वाले ऑफिस में लेडीज थी, वो हमारी एक्टिव हो रही थी, वो नहीं आई उसमें। पता नहीं, एक और खड़े हो जाओ अपनी मर्जी से। अरे आप बैठो। काफी लोग नए आए हैं, पुराने भी कुछ लोग मिसिंग हैं। कोई नहीं, कई मजबूरियां भी होती हैं, ऑफिस की मजबूरी सौमिर, जाना पड़े तो क्या करें। सौमिर, अब ये जो खड़े हो गए एक्टिव, इनको रिप्लेस भी करते रहेंगे। जोन से इनएक्टिव दिखा ना, चल भाई आ जा तू इधर आ। 2 महीने में 3 महीने में, क्योंकि सबसे ज्यादा डंडा इन पर पड़ना है। ये आगे खड़े सबसे पहले नहीं पाए ना, तो रिप्लेस उसी टाइम। कोई आप परमानेंट सीट लेके नहीं बैठा। अकाउंटेबिलिटी, अपनी जेब से पैसा खर्च करो, फंड 1 रुपये का नहीं मिलेगा। ये सारे पदाधिकारी सुन लेना कि वहां सोचो तुम चंडीगढ़ का बहुत तेल हाँ फूक लिया है, हाँ, कदे नू सोचो भाई फंड देगी, सोचना है ये पैसा हार्ड मनी, मेहनत का। इसमें से 1 रुपये के ना गुड़गांव आना जा, रेरा आना जाना है, तो अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। हमने बहुत खर्च कर लिया, गेस्ट हाउस में रुक रुक के खर्च कर लिए, और हरेरा में भी खर्च कर लिए। ठीक है जी, अब शुरू करो, क्या क्या करना, कैसे कैसे करना, कौन सा प्रेजेंट, कौन सा क्या। ठीक है, वाला काम करता हूँ। बीच में 1 मिनट विनोद जी, आ जाओ आ जाओ। जल्दी। अभी जो हमारा जो फॉर्म है, इस पे अगर आप देखें तो 20 तारीख हमने क्लास टीचर को चुनाव कि तब तक लोग जो आज नहीं भर पाए हैं, जो बाहर से भेज रहे हैं, पोस्ट करने वाले हैं, 20 तारीख तक नॉर्मल ऐसे ही चलेगा। हालांकि हम जो रेरा में जो मीटिंग होनी है उसमें पहुंचेंगे, और जो इलेक्टेड पर्सन यहाँ पे हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारी एसोसिएशन। स्टार्टिंग हमारा 13 तारीख से ही हो जाएगा। वो मीनवाइल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, वो चलता रहे। जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, उस टाइम पे विद द फ्लो जो सबसे पहली चीज चाहिए उस पर हम एक्शन लेंगे। बट मीनवाइल जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, हमारा रिप्रेजेंटेशन शुरू हो जाए डीटीपी ऑफिस में, सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो रहेगा कि हमारी इन्वेंट्री निकलवाएंगे हम, कि हमारे कितने फ्लैट थे, कितने बिके हुए हैं, कितने कैंसल्ड हैं, कितने यहाँ पे रीअलोटमेंट हुए। इससे हमें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि हमारे 800 फ्लैटों में से कितने फ्लैट बिके हुए हैं और कितने नहीं बिके हुए हैं। वो बहुत आराम से आइडिया लग जाएगा कि भाई इतने कैनरा बैंक के होंगे, इतने येस बैंक के होंगे। येस बैंक ने इतनी पेमेंट कर रखी है, कैनरा बैंक ने मोस्टली 50% पेमेंट कर रखी है। तो कोई भी इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर हम समहाउ एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की सिचुएशन क्या है। क्या ऐसा तो नहीं कि सारा पैसा जा चुका है, या कितने परसेंट, एक टेंटेटिव आइडिया हमें उससे मिल जाएगा। साथ में जो हम लिस्ट जो मांगेंगे डीटीपी ऑफिस से, या रेरा प्रोवाइड करे या कोई भी प्रोवाइड करे, उससे मतलब नहीं है। हमें ये समझ में आएगा कि हमारे जितने भी कितने बायर ऐसे हैं जो अभी तक एसोसिएटेड ही नहीं है किसी चीज से। कुछ सुप्रीम कोर्ट के साथ है, अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहो। कुछ ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं, हम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको शायद अभी तक एक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला होगा कि भाई बात किससे करें, क्योंकि माहिरा का तो नंबर ही सारे बंद है। जैसा मैंने डायल नहीं किया पर्सनली, तो लोगों ने बताया मुझे। तो वहां से हम शुरुआत करेंगे।
हर मीटिंग में जाएंगे और हमारा एक ही मोटिव रहेगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ईडी का काम हमें फ्लैट दिलवाना नहीं है, वो अरेस्ट हुआ कितने दिन रहेगा, किस बेसिस पे बाहर जाएगा, उससे हमारा फ्लैट नहीं मिल रहा है। रेरा का काम अगर रेरा अपना काम कर रहा होता तो हम शायद यहाँ होते ही नहीं मेरे ख्याल से। अगर डीटीपी ने अपना काम, अभी क्या है वो अपना पल्ला झाड़ेंगे। सारे डिपार्टमेंट जहां तक मेरे को आइडिया है अगली डेट पे, सुप्रीम कोर्ट की डेट पे ये सारे अपने रिप्लाई फाइल करेंगे। ये उसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें वो ये बता रहे होंगे कि हम लोगों को फ्लैट कैसे दिलवा रहे हैं। ये सारे डिपार्टमेंट सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करेंगे, हमारा काम कोई नहीं करता मिलेगा। हम यहाँ पे बीच में जाएंगे कि जी खाना पूर्ति नहीं चाहिए, हमें अपना फ्लैट चाहिए, हम खुद ही लड़ेंगे तो हमारा फ्लैट मिलेगा। अब वो फिर प्लेटफॉर्म कौन कौन से हो सकते हो, रेरा हो गया, इस रेरा में सीधी सी बात है, डीटीपी डिपार्टमेंट हो गया, उससे आगे कोई भी लीगल एफआईआर ये वो जो भी कर सकते हैं हम, या फिर जिनके रीअलॉटमेंट हुए हैं ऐसे भी कुछ फ्लैट हैं, सुनने में आया, आई एम नॉट स्टिल नॉट क्लियर अबाउट द फ्लैट नंबर, के वो कैनरा बैंक से लोन है पहले, पर उसका फ्लैट विदाउट एनी इंटीमेशन, ये मेरे को सुनने में आया था, ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं किसी पेपर पे लिखी हुई। कैनरा बैंक का लोन था, कैनरा बैंक ने 50% दी, 62% दी, जितनी भी थी, अलोटी को कुछ बताया नहीं गया, उसका अपने डॉक्यूमेंट्स में उसका फ्लैट कैंसिल किया गया, फिर उसको किसी आदमी को अलॉट किया गया, येस बैंक से उसका लोन कराया गया और लोन करा के येस बैंक से भी पैसे ले लिए गए। तो जनरली मेरे हिसाब में, मैं कोई वकील नहीं हूं, पर ये इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग के अंडर आता होगा ये सारी चीजें। तो उस टाइप के जितने केसेस निकल के आएंगे हम उन पे काम शुरू करेंगे। तो अगर कोई ये सोच रहा हो कि हमारे ठीक है एसोसिएशन बन गई तो एक सीडी मिलेगी, एक स्टेप रखेंगे, 2 स्टेप रखेंगे, 3, ऐसा नहीं होगा। हम चलेंगे, पहले तो अपनी सिचुएशन समझेंगे हम कहाँ हैं, हमारे साथ जो अलॉटीज हैं उनकी सिचुएशन समझेंगे क्या, उनकी सिचुएशन क्या है। हो सकता है कि हम अपने, मेरे नाम पे जो फ्लैट अलॉटेड था वो मेरे नाम पे ही है, पर हो सकता है आपके नाम वाला फ्लैट किसी और को अलॉट हो गया। अभी तक सिर्फ बातों में चल रही हैं चीजें, तो उन लोगों के लिए अलग रेमेडी होगी, उन लोगों के लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन अलग होगा। जो हम ऐसे बैठे हुए हैं जो अभी तक जिसमें कोई ट्राई पार्टी कुछ दूसरा कोई मतलब कोई बायर नहीं घुसा है, दूसरे किसी को अलॉट नहीं हुआ है, तो उस सिचुएशन में हमारा एक दूसरा काम होगा। तो एसोसिएशन के फॉर्मेशन के बाद डिफरेंट विंग्स पे जाके काम करना पड़ेगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो अगेन सबसे पहला काम सिर्फ यही रहेगा कि डीटीपी और हरेरा में जाके सबसे पहले तो अपनी रिप्रेजेंटेशन, कि जो हम लोग 4-5 साल से गायब थे, हम थे ही नहीं कहीं पे। यहाँ पीछे हरेरा में जब मीटिंग हुई मेरे ख्याल से 2, 3, 4, 5 आदमी नागर साहब गए थे वहां पे, इतने ही जाते थे वहां पे। उसके बाद जहां तक मेरे को ध्यान है उस एक मीटिंग में तो मैं भी नहीं गया, ये हमारे एमएलए ने कुछ प्रोग्राम कर रखा था, 4-5 लोगों को बुलाया था, वहां पे भी नागर साहब पहुंचे थे, वहां पे भी कोई नहीं था। अच्छा आप गए थे वहां पे, कितने आदमी थे वहां? उनकी चाय भी खराब होगी, चाय और भी थे। तो धीरे धीरे हम वहां पे हर जगह अपनी अटेंडेंस लगवाएंगे जहां हम होने चाहिए थे, और फिर वहां से क्वेश्चन आंसर होंगे, क्योंकि अब की बार हम में से कोई भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहां नहीं खड़ा होगा। अगर पहली बात तो ये सबको आना है, अगर बाई चांस कोई नहीं आया है या मान के चलो कि कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर कोई ऐसी कोई प्रेसिंग मीटिंग आ गई जहां पे एकदम से अरेंज हो ही नहीं सकता कि भाई हमें आज पता चला या फिर कॉल आ गई, तो उस टाइम पे कोई भी सैनी साहब वहां पे एक इंडिविजुअल बायर नहीं होंगे। उस टाइम ये समझ में आएगा कि भाई ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हो 200 आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो उतना ही सीरियस लिया जाएगा जितना 200 आदमी को उसमें सीरियस लिया जाता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अभी कोई ऐसी कोई एसओपी नहीं है हमारे पास कि हम ये कर लेंगे, क्योंकि पहले तो हमें अपने जो भी फेलो ओनर्स हैं उनकी खुद की सिचुएशन समझनी है कि कितनों के साथ धोखा हुआ है, कितने के साथ धड़ी लग चुकी है। तो अगर कुछ इसमें कोई पॉइंट ऐड हो सकता है तो आप बताएं। परफेक्ट है, ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। एक सुमीर एक सजेशन है, जो दो राव साहब हम लोग 2 चीजें मांगेंगे, एक तो एक्चुअल लिस्ट ऑफ बायर। नहीं अब आप बोलते रहना कंटिन्यू ना मैं तो कंटिन्यू हो गया, इससे ज्यादा क्या। एसोसिएशन विल रिप्रेजेंट अस ठीक इन फ्रंट ऑफ द रेरा, सो आई हैव जस्ट वन मोर पॉइंट।
एक फाइनेंशियल ऑडिट हुआ था, राइट? वो भी हमें चाहिए। सारी चीजें चाहिए। लिस्ट अनसोल्ड कितनी है, क्या बचा हुआ है, प्लस फाइनेंशियल ऑडिट के क्या रिजल्ट है, प्लस एक्चुअल अपनी एसोसिएशन अपने बिल्डिंग में जिनके फ्लैट है, ये 3 चीज़ें एसोसिएशन जब रिप्रेजेंट करेगा, ये 3 प्राइमरी है, उससे हमें अंदाजा लगेगा कि कितना और पोटेंशियल बचा है। सोनी साहब एक चीज हो रहा है, जो मटेरियल पड़ा है, गेट बंद है, गड्ढा खोद रखा है, ये भी तो हो सकता है कि रातों रात निकलवा ले, वैसे ही कबाड़ हो चुका भाई साहब कहीं भी ले जाओ। खत्म। आपको सरिया फ्लैट कई चाहिए, टन सरिया है सरिया इसका, के- जो इन्होंने सेटरिंग वगैरह जो बनवा रखी है, पहले पहले कच्चा था। सेटरिंग तो डिजाइन की बनवा रखी है, तो उस पे भी वो तो थोड़ी नजर रखनी एल्यूमिनियम पड़ेगी की कभी। सर वो तो एल्यूमिनियम की शेटरिंग हाँ। सर हमें यहाँ वो किसी के काम की नहीं। वो तो फिर इसी के डिजाइन की यहीं पे फिर एक नया मायरा बनेगा, वहीं पे फिर ले लेंगे हम तो फिर ये रहा बिल्कुल सेम, देखो फिर उसका नहीं सर, कहने का मतलब है उस पे की नजर रखी जाए, तीन जो मटेरियल सर हमारा मेरे ख्याल से काम नहीं है, वो हमारा काम नहीं। हमारा बिल्कुल काम नहीं, हमें फ्लैट से मतलब है, उनके सरिया से कोई मतलब कल नहीं। कल को मान लो कि बात हमारे ऊपर आ जाए, नहीं नहीं, एसोसिएशन बनने का ही बिल्कुल मतलब नहीं। हमारा एक ही काम होगा, हम प्रेशर करेंगे एचरेगा को कि हमारा फ्लैट बना के दो। क्या स्थिति, क्या क्वेश्चन है? मेरा कहने का मतलब कल को मान लो एसोसिएशन कोई बात आ जाए कि एसोसिएशन ही बढ़ाएगी, नहीं, लास्ट पॉइंट नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी। बिल्कुल 1% भी नहीं आएगी, आगे बताओ। थर्ड पार्टी होते हैं, थर्ड पार्टी। 1% भी नहीं आएगी। एक मिनट में बता, उनकी बात बिल्कुल सही है। वो हमें एसटीपी या डीटीपी या फिर एचरेडा में जाके बोलना पड़ेगा कि हमें सिक्योरिटी के लिए कोई बंदा चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे भाई साहब कल को अगर हम कबाड़ी वालों को बेचते तब भी लाख रुपए हुआ मैं है। खुद बिल्डर से जुड़ा हुआ हूँ, कम से कम भी 4 करोड़ का मटेरियल वहाँ पे पड़ा है। नहीं, नहीं, बात मैं- 2 करोड़ की स्टीलिंग है, 2 करोड़ का स्टील है, स्टील का भी खराब नहीं होता। 20 भाई साहब उन्होंने ये कहा कि क्या हम उसको आरडब्ल्यू बना सकती है क्या? नहीं, उसकी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। अगर वो एक पीस एरिया वहाँ से उठता है नागर तो साहब। हमारी लायबिलिटी आ जाएगी वहाँ पे। थोड़ा सा ये मैक्रो पॉइंट है, इसको थोड़ा लेटर स्टेज पे आएगा ये मेरे सब। को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तुम्हारा नंबर क्वेश्चन जो जो फाइनेंशियल ऑडिट होगा ना, वो स्टॉक के ऊपर भी होता है। अगर वहाँ पे स्टॉक आउट होगा, चल रहा है वो liability हो चुका है, हो चुका है। पहले वो अलग था। वो तो जब दूसरी कंपनी से चाहे वो सीआरपी का हो, चाहे सीएसएफ का हो, चाहे बीएसएफ का, कोई भी एक दो बंदा वहाँ पे डिप्लॉय करे एक बार में। गवर्नमेंट की तरफ से हो और हमारी तरफ वो उनकी तरफ से होगा वो तो एचरेडा का हम लिख सकते हैं कि उसकी सिक्योरिटी वो तो उनकी तरफ से होगा। आगे लेटेस्ट स्टेज वाला है। नहीं, दूसरा एक क्वेश्चन और था भाई साहब का, शायद मेरे ख्याल से वो मटेरियल जो आप कह रहे हो, जो बिल्डिंग में जो काम होगा उसके लिए क्वेश्चन था क्या? बिल्डिंग पे काम हो या ना हो, चाहे कबाड़ी वाले को बेचना पड़े, कल को मान ले आएगा तो पोस्टिंग पे मैं रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा सर, अभी हम बात करेंगे। मैं अपनी जो बिल्डिंग बनेगी उसके अंदर क्या क्वालिटी मेंटेन हो रही है वो नहीं, जो वहाँ पे स्टॉक पड़ा स्टॉक पड़ा है। उसका सतीश भी जी, मैं आज आपका सतीश जी, जवाब दे दूं। अगर इसका फाइनेंशियल ऑडिट हुआ था, क्योंकि एनबीसीसी से अपॉइंट होने से पहले फाइनेंशियल ऑडिट हो चुका है, ये रेरा ने कराया था और अजय जी के पास रिपोर्ट्स हैं सर, उनको पता है अच्छे से वो मटेरियल उसमें काउंट हुआ होगा कि क्या एक्चुअलिटी है वहाँ। वही रिपोर्ट आई वाज जस्ट आस्किंग कि हाँ हम अभी आपको लेटेस्ट साइड में कोड गया, अभी इतना मटेरियल कहाँ है सर? या तो है ही नहीं। बहुत सही है, बहुत अच्छा है, पीछे साइड में है। अब पीछे में गया हो यार, एचडी में लोग मेरे पास फोटो भी है, भेज दो। चलो ये एजेंडा उसी पे चिपके रहते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये मेरे ख्याल से सबको ही कुछ ना कुछ ऐसा इनपुट देना चाहिए जिससे हम भी जाके फहरिस्त मांगे। ये नहीं कि बन के आ गए हैं, सवाल इनके पास कुछ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूनियन रिस्पोंड करे कोर्ट में और ये बोले कि जी ना तो हमारे अंडर रजिस्टर्ड है और ना हमसे कोई प्ली मांग रहे हैं, तो हमें माफ करो। इसमें राव साहब, सुनबी साहब, एक और जस्ट ऐड करूंगा, हो सकता है मेरा प्रेशर डाले जब आपका एप्लीकेशन है तो आप ही बनाओ। हमको बनाया है। नहीं। उसमें हमें हम ही नहीं बनते, ठीक, हमें किसी ना किसी वो थर्ड तब बना बिल्डर को ही सकती है, अपॉइंट- मैं आपको बता दूं, वो नहीं, तब वो कर बना सकते हैं। अरे सर उनके कहने से हमारी एक्सेस में 840 फ्लैट है, हम आदमी 100 है, हम कैसे बना देंगे? बाकी इसीलिए 740 वही कैसे बात। बनवा देंगे हमारे? अरे ये आई एम जस्ट, नहीं नहीं सर, ऐसा वो नहीं जो होगा। अजय जी का थॉट था ना, वो जो अजय जी का थॉट था ना, जो चेयरमैन साहब सर हैं, जब उनका तक thought था। वन थर्ड अगर आदमी उसमें नहीं होंगे इन्वॉल्व, तब तक वो नहीं लागू हो सकती। 840 में से तो वो एक ऐसे आदमी हैं, आप डिपार्टमेंट को ईमेल करोगे ना, वो हिंदी में लिखते हैं, वो हिंदी में लिखते हैं और डिपार्टमेंट का एक रिप्लाई आता था कि भाई हमारे पास हिंदी नहीं, हम तो इंग्लिश में लिखेंगे। तो चेतन जी एक ऐसे आदमी जिन्होंने हरेरा से, सीएम विंडो वालों से, टीटीपी डिपार्टमेंट से हिंदी में ईमेल लिखवा दी थी।
दिक्कत है ना। हिंदी में ही मेल लिखवा दी थी उसने, वो आज नहीं है और कोई बात नहीं है, वो जब चलेगा वो अलग ही चलता है, उसको कुछ नहीं चाहिए होता, वो अपने आप करता है। एक रोजगार और बता दिए उन्होंने। हाँ लगे। इसमें इनके नाम मेरे को बताना, मैं अपने आर्टिकल माहिरा भी हिंदी में रिप्लाई करती थी उसको। आधा एक बंदा और रखा उन्होंने नौकरी में, अब हिंदी वाला चाहिए। 5 एडिशनल पोस्ट के लिए ऐसे नहीं करते। मैं बताऊं। ठीक, आप बता दें ना। आप लोगों के लिए ना मैं अपनी आर्टिकल का वो एक्चुअली डिलीट कर दिया, मैंने बहुत ओवरलोड हो गई थी, तो जो है ना ये तो हो गया ऊपर में, तो बाद के इशू है बाकी कर लेंगे। और कर दे, लेकिन ये फाइनल हो गया है, ये तुम्हारा सामने पर और कैसे बता दो सर। हाँ, कुछ है। फाइनल हो गया। इस वक्त हमने ये नाम सारे जो अनाउंस कर दिए हैं, ये फाइनल हमने आपके सबसे सहमति से कर दिए। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट आपको जो बात बतानी थी, ये सब आज का जो प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, इस सारा जो ब्रेन चाइल्ड था, जो कोशिश थी, वो सोमवीर जी ने भाई करी। इसके लिए सोमवीर जी ने विनोद जी, एक मिनट, ये होता है देखो मैनेजमेंट के बिना किसी की सपोर्ट के अकेले ने, और ये बेचारा इसकी कोई मजबूरी थी, कोई रिलेशन में डेथ हो गई, ये वहां चला गया, फिर भी देखो इसकी मैनेजमेंट कितनी बेहतरीन निकली। इसके लिए दोबारा भाई साहब पुनिया साहब हैं, सोमवीर जी के फ्रेंड हैं बहुत ही, और जो हमारे ये मुंबई पे वीडियो बना रहे हैं, ये सोमवीर जी के कजन हैं। तो इन सबके सहयोग सोमवीर जी के अंदर ये टेबल, ये प्रिंटर, ये लैपटॉप, ये सारी स्टेशनरी का सारा इंतजाम, वाईफाई, ये सारा आपके लिए कन्वीनियंस के लिए इन सब ने अपने आप ही किया, हमने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो इसी के साथ इस मीटिंग को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरीके से जब भी कभी मैसेज आपके पास पहुंचेगा, चाहे किसी के माध्यम से, इतनी ही सिंसियरिटी के साथ हमने इसी तरीके से जहां भी हमारे रिक्वायरमेंट होगी वहां पहुंचना आप कंपल्सरी समझिए, क्योंकि वही इम्पैक्ट होगा जो ये जो बहरे जो सरकारी दफ्तरों में बैठते हैं, इनको सुनाने के लिए पब्लिक की वॉइस की जरूरत होगी। बहुत से मेंबर नए आए हैं, उनको एक चीज और बता दो कि उनके सर्कल में भी अगर कोई है, हाँ बिल्कुल, जो आपके सर्कल में कहीं से भी है, कहीं से भी आप कभी भी आपकी कभी बात हुई हो या कोई हो, जैसे ये भाई साहब मेरे सर्कल में ही है, ये मुझे पहचान कर, मैं इनको पहचान कर, ना मैं बोला ना ये बोले, तो ऐसे ही सर्कल बढ़ता रहेगा। तो ये आज जो हम 80-90 लोग जुड़े हैं, 100 लोग जुड़े हैं, हमारा टारगेट हमें 500 करने हैं, क्योंकि उसका रीजन है हमें 60% मैंडेट चाहिए कुछ भी डिसीजन लेने के लिए सोसाइटी के लिए। तो वी नीड 800 आउट ऑफ 800 वी नीड 540 मेंबर्स जो हमारे वन वॉइस पे सपोर्ट करे। तो 100 के 200 बनाना मुझे नहीं लगता कि हम सबके लिए कोई मुश्किल कार्य है। तो थोड़ा आप एफर्ट करें, थोड़ा मेंबर्स को ढूंढें। जैसे राव साहब ने भी, सोमवीर जी ने बताया कि बहुत सारे मेंबर तो कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, उनको पता ही कुछ नहीं है कि दुनिया में यहाँ पर महिरा में चल क्या रहा है। और कुछ ऑब्वियसली कुछ इनके अपने भी मेंबर्स होंगे महिरा के, तो कुछ अपने भी हैं इनके, तो वो तो हमेशा ही हमारे खिलाफ खड़े रहने वाले, और ये तो 80% है जहाँ मैंने उनके अपने प्लांटेड अलॉटीज थे। कुछ लोग प्रोजेक्ट पे आते होंगे, इंडिविजुअल देख के चले जाते होंगे, तो वहाँ पर एक बोर्ड नहीं लगाया जा सकता? कुछ किया जाएगा जी, एक्टिविटीज धीरे फोन नंबर लिखा जाए तो अच्छा। फोन नंबर लिखा जाए कि ग्रुप में नाम के जुड़ने साथ के लिए जुड़ने के लिए इस पे कॉपी टीम पे लिखवा दिया जाएगा। फील्ड पे या एक सजेशन है, वेरीफाइड मेंबर्स के लिए यूट्यूब चैनल बन सकता है, उसमें लिमिटेड जो मतलब जो वीडियोस भी आप डाल सकते हैं। ये जो इवेंट जो हमारे वहीं से अनाउंस कर दो सर, कुछ कह रहे हैं थोड़ा उसमें बात। अच्छा सॉरी प्लीज। अब मैं बस यही कह रहा हूँ कि जो वेरीफाइड मेंबर्स के लिए यूट्यूब चैनल बन सकता है, उसमें वीडियो हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। ये सर देखिए आपके तो साथ आपको बार बार ब्रीफ भी नहीं करना पड़ेगा, जो पुराने मेंबर्स हैं वो वीडियो बनेगी हाँ। ये वही और जितने चैनल वाले हाँ। इसको अपने उस पे अपलोड करना चाहेंगे हाँ। सबको ओपन सोर्स में दे दी जाएगी। हाँ, और रिपीट वैल्यू है उसकी थोड़ी सी तो बेनिफिशियल हमारी रहेगी। तरफ से तो ये बना के एक हमारा जो पर्सनल चैनल है उस पे पहले ये डल जाएगी, मतलब डल क्या जाएगी, उसको गूगल ड्राइव पे रख देंगे। इसको जिसको चाहिए अपने चैनल पे अपलोड मार दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, जितनी ज्यादा रीच होगी उतना ही बढ़िया होगा। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि 13 तारीख की अनाउंसमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज। 13 के एचएलआर के साथ हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग है सर, ऑफिशियली मीटिंग टाइम मिला हुआ है और थोड़ा इम्पैक्ट करने के लिए। और ऑल्दो उनके अपने केबिन में तो 5 या 7 लोगों को परमिशन होती है, बट वो इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो बाहर अगर 50 लोग खड़े रहेंगे, 100 लोग खड़े रहेंगे, मैं तो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा होगा कि सर एक आवाज पे आज 100 आदमी इकट्ठा हो गया। ऑफिशियल मीटिंग चलो राव साहब करेंगे या चार जो भी ऑफिस लीडर्स करेंगे, बट हमें उस बिल्डिंग में, उस प्रेमिसेस में मौजूद रहना है। तो कोशिश ये करें, और कोई जरूरी नहीं कि हमने आप ही नहीं आना है, आप अपने साथ, अपने दोस्त के साथ, किसी संबंधी के साथ आए,
कि वहाँ हाँ, हेड एक के देखते साथ हैं, दो किसी ने आदमी allotment अपने tax नहीं देखना। गाड़ी में अकेला आदमी आ रहा है, 2 और बैठा ले, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है, वहाँ पे allotment tax कोशिश करें, हो जाता है ऐसे। मैं भी कभी कभी लिखा था कहते हैं चल यार चलते हैं, अगर जरूरत होती है। जानकारी है तो उसके बारे में क्वेश्चन है हमारे 2-3 बच्चों का, जो अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं हो, तो क्वेश्चन है मेरे पास कि भाई हम बैंक से, कैनरा बैंक से लोन ले रखा है और किस्त उसकी कंटिन्यू चल रही है 10,000 15,000, तो क्या उस किस्त को रोकने में हमको फायदा है? ताकि बैंक को तो करोड़ रुपए का मिल रहा है, वो तो महिला के साथ लड़ेगा नहीं। जब तक उसकी किस्त रुक जाएंगी उसकी, तो वो भी सोचेगा मेरी किस्त रुकी, पैसा कहाँ से आएगा, तो हो सकता है वो भी हमारे साथ लग जाए बैंक में। ये बैंक में है सर, ये देखे सही जवाब मैनेजर साहब अपना खुद बैंक से किया हुआ है। उसमें सिविल की चिंता ना कर की जाए, सिविल की तो बात की बात है, पर अगर आप नहीं पे करोगे, अब आप पे नहीं करोगे तो आपका सिबिल पे इफेक्ट पड़ेगा। और ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनना आपका, तो बैंक अपना काम भी करेगा, उसको भी अपना पैसा चाहिए वापस, आपके ब्याज पे भी आपको भी वो करना है। राइट पार्टी तो सबकी ये जो लोन दिया है सभी को तकलीफ मैं इस पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको एक प्रोजेक्ट पता होगा सेक्टर 69 या 70 में यूनिटेक विस्टा, उसका अभी ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, वो प्रोजेक्ट बनना भी शुरू हुआ। उस पे जिन अलॉटीज ने पेमेंट नहीं करी थी बैंक को सब्सिक्वेंट ईएमआई, उन अलॉटीज के जो ओनरशिप है वो बैंक के पास ट्रांसफर हो गया। आप अगर डिफॉल्टर हो जाते हो लोन के, तो यूनिट का प्रिंसिपल जो मालिक है वो बैंक है, आप नहीं है। तो वो बैंक टेक ओवर कर रहे हैं, तो वहाँ एक अलग डिस्प्यूट खड़ा हो गया। तो वो अलॉटीज जो नहीं देते रहे, उनके अलॉटमेंट ही कैंसिल कर दी गई। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप ईएमआईज बंद नहीं कर सकते। ओनली आप जब बंद कर सकते, आपको अपने फेवर में किसी न किसी कोर्ट से जजमेंट लेके आना पड़ेगा, तब आप, और इस जजमेंट में आपकी कोई और सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ये इंडिविजुअल केस है। आपका इंडिविजुअल लोन है, आपका इंडिविजुअल एग्रीमेंट है बैंक के साथ, जो आपका लोन एग्रीमेंट हुआ, तो आप ईएमआईज होल्ड नहीं कर सकते, उस एग्रीमेंट में क्लॉज है। और अगर आप चाहते हो कि हम ईएमआई नहीं देना चाहते ईएमआई, तो आपको इंडिविजुअल केस डाल करके बैंक के अगेंस्ट में, या आपके साथ जो भी गलत हुआ ईएमआई होल्ड कराने का लेके आना पड़ेगा। हाउएवर आपकी सिबिल के ऊपर इफेक्ट ये पड़ेगा ही पड़ेगा, तो सिबिल आपका डैमेज होगा। तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम लड़ाई अभी शुरू करी है, अभी कंक्लूडिंग पे नहीं जाते हैं। जहाँ पर 10,000 रुपये या 12,000 रुपये की ईएमआई का लोन आ रहा होगा, कोई बात 2-4 लाख रुपए वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन हम जिस जगह पे चल पड़े हैं, हमें दिख रहा है कि 1-1.5 साल में हम इसको काफी सेटिस्फैक्टरी लेवल पे पहुंचा देंगे। आप सब पहुंचाएंगे, तो ये है, आप रोक नहीं सकते। यूनिट तो उनके पास ही रहेगी, हम फुल पेमेंट दे देंगे जब भी, यूनिट तो उनके क्या पास तो आप बैंक का पेमेंट दे दीजिए, आप ईएमआई होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप ईएमआई होल्ड करेंगे, आपकी यूनिट के आप मालिक नहीं है जब आप लोन ले लेते हैं, आपकी फ्लैट के मालिक इस वक्त बैंक है। उस टाइम भी तो वो उसी को देगा ना, रेरा को देगा, हमको क्यों देगा? अगर फुल पेमेंट हो जाएगी तो नहीं आपके पेमेंट देखना एनओसी ले सकते हैं। आप एनओसी लेनी पड़ेगी, तो एनओसी देनी पड़ेगी। क्लियर करके आपको एनओसी, अगर आपको आज की डेट में चाहिए कि मुझे झंझट नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे पैसे देता हूँ, मैं अपनी लड़ाई अपने आप लड़ लूंगा, तो आपको बैंक का पैसा दे करके आपको एनओसी लेना होगा, फिर बैंक का कोई रोल नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ईएमआई अगर कोई स्टॉप करके रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक से सेटल करके इसको दोबारा चालू करा लें, बिकॉज फ्यूचर में अगर प्रोजेक्ट जिंदा हो गया तो बैंक आपको पहले ही डिफॉल्ट की घोषित करके आपको आउट कर चुका होगा। तो इसलिए आप उसमें लाइव रहे। बैंक ने उनको चिट्ठियां लिख रखी हैं सबको कि भाई हम आगे रेरा को नहीं देंगे। बैंक ने तो पहले बोल दिया था कि हम नहीं देंगे आपको पेमेंट। बैंक उनको नहीं दिया ना, बैंक ने रेरा को डिस्कस कर दिया है, उसकी ईएमआई को लेते रहेंगे। बैंक तो दे चुका है रेरा को, उसको चलिए माइनर को तो सब पूरी पेमेंट भी दी ना, पूरी नहीं तो कोई बात नहीं, अगर उतनी आपसे नहीं है। जैन साहब एग्जीक्यूटिव बॉडी का करो विनोद जी, करो। चलो हमारे कोई परिचय की जरूरत तो है ही नहीं, और हमने इतनी पावरफुल स्पीच अभी दी है। ईश्वर नारायण जी भी हमारे सीनियर रहे हैं काफी टाइम से, लगातार। सबसे अच्छी बात ईश्वर जी की ये रही है, चाहे एक आदमी आया हो चाहे 2 आदमी हो, ये कभी हताश नहीं हुए, ये हमेशा है, कहते कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। तो नागर साहब आप भी डैश पे आए, फ्रंट पे आए प्लीज। ये कंक्रीट वाले कॉलम है, बिल्डिंग के कॉलम है, बिल्डिंग के पहचान तो हो जाएगी ना आपकी। भाई मैं प्रधान जी नहीं, कोई ऑफिसली हमारे प्रधान जी हो गए हैं, तो मैं प्रधान जी भाई इस बार जो है ना
थोड़ा सा कभी शायद मैं किसी मीटिंग में 3 महीने मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, शायद किसी मीटिंग में मैं मिस हो जाऊं, कोई बात तो उसके लिए मैं आज ही क्षमा मांगता हूँ। ये नहीं कि भाई पद ले लिया अब भाग गया। नागर साहब हमारे साथ बहुत सहयोग दिया। उसके बाद ये रणदीप जी हैं। रणदीप जी शायद किसी को जानते नहीं है, लेकिन ये हर एक मीटिंग में खड़े हुए साइलेंटली आते हैं। रणदीप जी का तो योगदान आप बता नहीं रहे। इनका जो वो लेटर्स, वो सारे रणदीप भाई की वजह से हमारे को उस मीटिंग में हम थे ना भाई साहब, उसमें रेरा में, वो किस विषय में लेटर आपने इश्यू करवाया था कि शेयर ऑफ पेमेंट रोक दी जाए, वो क्या इंस्टॉलमेंट का भी एक और लेटर दिया था आपने, उनसे मेरे को याद नहीं, जब मैं और आप 10-12 ही आदमी थे उस टाइम, वो एक लेटर और आपने निकलवाया था, रखा है। मतलब ये जब 5-7 ही रह जाते थे ना, तो रणदीप भाई हम घर बैठ के वहां पे सोमवीर भी था उसमें। हमारे साथ है गोविंद बेहरा जी, इन्होंने भी आज अपने आप को किया है। मैनी साहब जिनके अकाउंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज सोसाइटी फंड के लिए, ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैनी साहब हमें बैकग्राउंड से सारे अकाउंट के रिलेटेड हमें सपोर्ट करेंगे। इसके बाद मनिंदर सिंह साहब हैं, आप भी आइए। विक्रांत जी, देवेंद्र काकरान साहब, अभिषेक प्रताप जी जो अपनी मिसेज के साथ हैं, वो उनके नाम से अपार्टमेंट है, बट ये हमारे साथ सोसाइटी के रोज के कार्यों में या जो भी जहाँ भी सपोर्ट की जरूरत होगी वहाँ ही हमारे साथ। बंकन कुमार जी हैं, यंग और स्मार्ट पर्सनैलिटी भी हमें बहुत इनकी भी जरूरत है। तो लगभग अभी मैंने ये नामों को अनाउंस किया है, इनमें पद जो होंगे वो भी आप ही की सहयोग से हम आज अनाउंस कर पाएंगे। नहीं, मुझे अभी सोमवीर जी बताएंगे कि अगर ये पद अनाउंस अभी कर रहे हैं, राव साहब बताएं जैसे वो गाइड करें, क्योंकि पद का हिसाब अभी हमने कोई ऐसा बातचीत आपस में नहीं कर दीजिए, बाकी प्रेसिडेंट हमारे राव साहब रहेंगे, ये इंडिविजुअल काम के हिसाब से डिस्कस करके आप डाल देना। ट्रेजरर हमारी मैम रहेंगी, राजेश मैनी जी की मिसेज है, और मैनी साहब हमें इसकी सपोर्ट पूरी करते रहेंगे। और सेक्रेटरी के लिए एक बार आप नॉमिनेट सोमवीर जी आप ही करें। नागर साहब फिलहाल 3 बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट अनाउंस हो गई हैं, 2 एक आध और फॉर्मेलिटी के तौर पे हम आप ही के मर्जी से हम चुने हुए में से चुन लेंगे, और 5 और वर्किंग मेंबर्स भी रहेंगे, सपोर्ट पे रहेंगे। और इसके बाद अगला नंबर आपका, जैसे राव साहब ने बताया कि खाली हम नहीं रहेंगे, आपको भी आना है, क्योंकि 2 चीजें होती है, एक तो हमें भी लगेगा, आपको भी लगेगा कि कंधे और भी हैं, दूसरा ट्रांसपेरेंसी का स्कोप और बढ़ जाता है। लोग ये ना कहें, क्योंकि अभी आज हम 9-90 लोग एक दूसरे को जान गए, 2 घंटे 3 घंटे लगा के एक दूसरे की आइडियोलॉजी को हमने समझने की कोशिश करी है। 100 लोग और जुड़ेंगे। अब हर बार हम 3-3 घंटे इस तरीके से नहीं लगा पाएंगे, तो एक मैसेज लाउड एंड क्लियर विदाउट कुछ बोले चला जाता है कि हम लोग सब जो है आपस में मिलके ये काम कर रहे हैं, और ये रोटेशंस में हमें हमेशा ही रखना है। हम कोई फिक्स नहीं रहेंगे, लेकिन मेरी सजेशन है कि राव साहब को हमेशा हम फिक्स रखें, क्योंकि आज अगर यहाँ पर आपको दिखते हैं कि सख्त स्वभाव के हैं, सख्त विचारों के हैं, तो ये आगे भी सख्त है। ये खाली हमारे लिए सख्त नहीं रहेगी कि आपको, हम कभी-कभी लगता है राव साहब कुछ कड़क भाषा बोल जाते हैं, तो हमको लगता है कि यार ये हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन यकीन मानिए इनके मन की बात नहीं है, ये इनका स्वभाव है। तो ये स्वभाव हमें आगे जिन लोगों से हमें लड़ना है, जिस तरीके से लड़ना है, तो इस तरीके से हमें राव साहब का परमानेंट इस पोजीशन पे रहना, क्योंकि एक तो ईमानदार हैं, सच्चे हैं, वकील हैं, लेकिन वकालत करते नहीं इसी वजह से, क्योंकि वकालत का ट्रेड थोड़ा सा आपको पता ही है, करते नहीं है, लेकिन सजेशन हमारे लिए बहुत अच्छी देते हैं। और बाकी सब पोस्ट रोटेशन में इसी तरीके से चलते रहेंगी। सोमवीर भाई, कम से कम हमारे आरडब्ल्यू कम से कम कितने जो वो चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, कम से कम 5 तो मेरे ख्याल से कम होगा, बाउंड है। 5 तो वर्किंग एग्जीक्यूटिव चाहिए 11 के लिए करते हैं ना, तो 11 में मैं अपना पर्सनल वो दे रहा हूँ, कोई वो नहीं है। अभी है ना सामने आदमी है, 9, 10, 11 है ना। भाई साहब को वाइस प्रेसिडेंट दे दो, ये मेरा पर्सनल है भैया, सब परफेक्ट है। 10 तो हो गए, भाई साहब को वाइस प्रेसिडेंट दे दो। रणदीप जी को, भाई मेरे को, चेतन जी को ज्वाइंट सेक्रेटरी में मैंने, जिसके बाद विनोद जी का नंबर हो विनोद जी का, नागर जी का नंबर हो नागर जी का, और सोमवीर जी का नंबर हो सोमवीर जी का। एक नया नंबर और नोट करो, 7011285285
348 और इसे मैसेज भेज देना। उसमें ये जरूर लिख देना प्लीज एडमिन सोनो कब मैं किसी नंबर को और राइट कर दूं। पेरेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स टेलीफोन करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फॉर्म भरा जाएगा वो अलॉटी के ब्याज पे भरा जाएगा। फॉर्म मिल गया? पेमेंट जो शो होगी वो अलॉटी के ब्याज पे होगी। अच्छा 4-5 7011285348 और QR कोड है जिसने